Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is degenerate time independent perturbation theory. Previously हम perturbation theory के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये बात की थी कि जब कोई भी जो सिस्टम है, जैसे अगर आप एटम की बात कर लें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सब कुछ मौजूद है, जब इस किस्म के एटम को किसी वीक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है तो क्या होता है कि इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल्स की ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टार्क इफेक्ट होता है, और जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल्स की ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो ज़ीमैन इफेक्ट होती है। ठीक है जी। तो आपके पास दो तरह से ये स्प्लिटिंग पॉसिबल होती है और इसकी वजह से हो क्या रहा है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स में पर्टर्बेशन आ रही है। इसको आप पर्टर्बेशन कहते हैं। जो स्मॉल एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है एनर्जी लेवल्स में, उसको आप पर्टर्बेशन कहते हैं। अब हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि पर्टर्बेशन हमारे पास जब हम उसको स्टडी करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास दो तरीके की होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइम। एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होती है टाइम डिपेंडेंट। अब अगर हम टाइम से भी टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट भी दो तरह से होती है। आगे आपके पास एक पर्टर्बेशन डीजनरेट तरीके की होती है और एक होती है नॉन डीजनरेट। इन केस ऑफ नॉन डीजनरेट हमने देखा था कि ये वो आपके पास पर्टर्बेशन है जिसमें आपके पास जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आइगन वैल्यू जो आपको देते हैं किसी भी ऑपरेटर के अप्लाई होने के बाद वो हर वेव फंक्शन के लिए सेपरेट होती हैं। तो ऐसी आपके पास जो पर्टर्बेशन है जिसमें आपके पास कोई ऐसे वेव फंक्शन मौजूद हैं जिन पर जब ऑपरेटर अप्लाई करेगा, ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। वो आपके पास कहलाती है नॉन डीजनरेट लेवल्स। और डीजनरेट लेवल्स या डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होगी, जिसमें जब आपके पास जब आप ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे किसी भी वेव फंक्शन पर तो आपको एक से ज़्यादा वेव फंक्शंस के लिए सेम आइगन वैल्यू मिलेगी। इस किस्म की आप जो फिनोमेना है या इस किस्म की जो आपके पास पर्टर्बेशन है या इस किस्म से जो आइगन वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स आ रहे हैं उसमें फिर आप ये कहते हैं कि आपके पास अब जो आपका सिस्टम मौजूद है उसकी स्टेट्स डीजनरेट हैं, क्योंकि मोर देन वन वेव फंक्शन कैन हैव द सेम आइगन वैल्यूज। तो इस केस में फिर आप ये कहते हैं कि जो वेव फंक्शंस हैं दीज आर मेयरली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट वेव फंक्शंस। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक डीजनरेट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। हैमिल्टोनियन यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर है। जब वो किसी एनर्जी ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई होता है तो वो एनर्जी की आइगन वैल्यू आपको दे रहा है, और इसको यहाँ पर ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू ग्राउंड स्टेट की है। E1 होता तो फर्स्ट स्टेट की होती, 2 होता तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का होता, और यहाँ पर ये जो साई 1 साई 2 ये आपके पास मुख्तलिफ वेव फंक्शंस हैं, और ये जो इसके ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है ये इसकी पावर्स आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन डीजनरेट केस आपके पास जो वेव फंक्शन है इट इज़ जस्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेव फंक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड टू गेट द आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर हम इसको अल्फा साई 1 प्लस बीटा साई 2 की फॉर्म में ले लेते हैं। अब अगर आपके पास अनपर्टर्ब्ड जो ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है, वो जब किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई होता है तो आपको ये आइगन वैल्यू ई मिल जाती है। दिस ई आइगन वैल्यू इज फॉर दिस वेव फंक्शन। और अगर हम ये कहते हैं कि दिस वेव फंक्शन इज बेसिकली द सम ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा साई 1 एंड बीटा साई 2, तो हम उसको लिख देंगे इसकी जगह पर। अब जब ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इस पर अप्लाई हुआ है या ऑपरेट किया है उसके नतीजे में आपको आइगन वैल्यू मिल गई है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और साथ में अल्फा साई 1 प्लस बीटा साई 2 मिल गया। तो इस तरह से आपके पास ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है या ये आपके पास जो एनर्जी की इक्वेशन है इसमें आपके पास ये कहलाती है डीजनरेट इक्वेशन। मतलब आपके पास जो ऑपरेटर है वो किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई हुआ, उसके नतीजे में आपको दो वेव फंक्शंस के लिए सेम एनर्जी की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह की आप सिस्टम को या स्टेट्स को डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स कहेंगे।
अब हम आ जाते हैं पर्टर्बेशन की तरफ और हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई स्मॉल पर्टर्बेशन जो है वो अकर हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो हैमिल्टोनियन विल चेंज इट्स फॉर्म एज अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस lambda into hp. This is the small perturbation and this lambda is the coefficient of this perturbation. तो इसको हम अब देख लेते हैं कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये किस फॉर्म में आएगी। इसको हमने वेव फंक्शन के ऊपर परटर्ब सिस्टम वाले जो हमारे पास ऑपरेटर बना है, इसको हम वेव फंक्शन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी मिलती है वो भी ऑब्वियसली परटर्ब्ड होगी। यहाँ पर एनर्जी स्टेट E इंटू साई आ जाएगा। अब बोथ जो इसमें वेव फंक्शन और एनर्जी है ये फंक्शंस हैं लैम्डा के। लैम्डा हमारे पास एक वैल्यू है, इट कैन बी 1 2 3 कुछ भी कोफिशिएंट है और इसको हम पावर सीरीज की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने नॉन डिजेनरेट स्टेट्स में किया था। यहाँ पर अब देखें जो वेव फंक्शंस हैं वो आपके पास लैम्डा की पावर 0 का मतलब है 1, फिर लैम्डा की पावर 1 का मतलब है लैम्डा, यहाँ लैम्डा की पावर 2 है मतलब लैम्डा स्क्वायर, और ऐसे ही वेव फंक्शन साई नॉट, साई 1 ग्राउंड स्टेट का, फर्स्ट स्टेट का, सेकंड स्टेट का, ये सारी आ रही हैं। इसी तरीके से जब आप एनर्जीज की वैल्यू करते हैं तो एनर्जीज भी आपके पास लैम्डा नॉट ई नॉट, मतलब लैम्डा नॉट का मतलब है 1 और ई नॉट का मतलब है आपके पास ई नॉट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, फिर लैम्डा ई1, लैम्डा ई2, लैम्डा स्क्वायर ई2, इस फॉर्म में ये मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं। हम अब करेंगे क्या कि हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 हमें एक रिलेशनशिप दे रहा था कि जब हम एक परटर्ब्ड सिस्टम का जो एनर्जी ऑपरेटर है उसको किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमें आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी मिलती है और साथ में हमें वो वेव फंक्शन मिल गया। इस 4 नंबर इक्वेशन में हम अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी हम वेव फंक्शन साई की वैल्यूज पुट करेंगे और एनर्जी की वैल्यूज पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ लैम्डा, और उसके बाद देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं फर्दर। ये वैल्यूज़ हमने साई की भी पुट कर दी और उसके बाद एनर्जी की भी पुट कर दी और यहाँ पर भी वेव फंक्शन की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हमने करना क्या है, वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ लैम्डास, कि जहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपके पास लैम्डा 0 जिसको आपने 1 कहा हुआ है उनको आप कंपेयर करेंगे। तो पहले वाले केस में आप देखें एच नॉट और ये साई 1, ये आपके पास लैम्डा की एक बनेगी और उसके बाद आप इस एच पी को अगर साई नॉट के साथ करें तो ये लैम्डा के लिए कंपेयर हो जाएगा। और इसी तरीके से इस साइड पर आप देखें आपके पास ई नॉट और दिस साई 1 आएगा और यहाँ पर प्लस E1 साई नॉट आएगा। ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं जो आपने कंपेयर किए हैं लैम्डा की वैल्यू के लिए, यानी जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 है वहाँ पर इसका मतलब है आपके पास लैम्डा आ रहा है, लैम्डा की पावर 1 है। लैम्डा की पावर 2 का मतलब है लैम्डा स्क्वायर। तो पहले हमने लैम्डा के लिए इनको कंपेयर किया है, यानी हमारे पास ये देखिएगा आप कि हम इस एच नॉट को साई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट लैम्डा, इसी तरीके से लैम्डा एच पी को साई नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एच पी साई नॉट, और यहाँ पर हम ई नॉट को जब लैम्डा साई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा की पावर 1 है, इसी तरीके से लैम्डा की पावर 1 E1 को जब साई नॉट से करते हैं तो वी कैन गेट द वैल्यू। लेकिन अगर इस लैम्डा 1 को हम लैम्डा 1 वाली टर्म से करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर ये जो कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट है उससे हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास ये एच नॉट को अगर आप फर्दर लैम्डा स्क्वायर से कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा। इसी तरीके से इस लैम्डा एच पी को लैम्डा 1 से करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर की आपके पास कोफिशिएंट बन जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर नहीं लेना है। हमें यहाँ पर सिर्फ वो कोफिशिएंट्स लेने हैं या वो वैल्यूज लेनी है जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 1 है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पर लैम्डा 1 की पावर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, इन फॉर्म ऑफ ब्रास स्टेट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास कैट स्टेट वेक्टर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। जब हम इनको ब्रास स्टेट में साई 1 की पावर 0 यानी साई 1 हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट में आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें इस केस में हमारे पास साई 1 ब्रास स्टेट एच नॉट और साई 1 बन जाती है, यहाँ पर साई 1 एच पी और साई नॉट बन जाती है, और फिर हमारे पास ये साई 1 और साई 1 और इसी तरीके से साई 1 साई बन जाती है। अब
हम फर्दर क्या करेंगे कि ये जो केस है हमारे पास, इसमें हम ये जो दोनों हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारे पास हार्मिशन है, तो हम क्या करते हैं, हम कैट स्टेट को ब्रा स्टेट से रिप्लेस कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं। ये साई वन हमारे पास ब्रा स्टेट में आ जाता है और ये ब्रा स्टेट वाला कैट स्टेट में चला जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद हार्मिशन स्टेट वेक्टर्स एंड हार्मिशन ऑपरेटर्स। और ये हमारे पास एज इट इज़ बाकी क्वेश्चन रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें, क्योंकि ये है साई वन स्टेट, लेकिन ऊपर इसकी पावर 0 है। देखिए इसकी पावर साई 1 है, ये एक्साइटेड स्टेट है, दोनों आपके पास स्टेट्स आपस में मिलती नहीं है। जब ये दोनों वेव फंक्शंस आपस में मैच नहीं होते तो अकॉर्डिंग टू कैनोनिकल डेल्टा ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को देखें आप, ये साई 1 और साई 0 है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों की जो पावर्स हैं वो 0 के बराबर है। यहाँ अब आप देखें कि आपके पास जब ये एच नॉट साई 1 पर अप्लाई होगा तो ये हमें क्या आइगन वैल्यू देगा, ई नॉट, और बाकी हमारे पास रह जाएगा साई 1 और ये साई 1 नॉट। अगर हम अगेन इसके ऊपर हार्मिशन सिस्टम अप्लाई करते हुए इसको ले जाएं इस फॉर्म में, तो अगेन हमारे पास ये कैट और ब्रा स्टेट इंटरचेंज हो जाएंगे, साई 1 0 और साई 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें साई 1 0 एच पी और साई नॉट आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास दिस E1 इज इक्वल टू साई 1 और साई की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब फाइनली आप ये देखें कि आपके पास ये जो 1 और 0 वाली टर्म्स हैं, ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है और हमारे पास जो बाकी बच जाता है केस, वो बच जाता है साई 1 एच पी और साई नॉट, और इसी तरीके से E1 साई 1 और साई नॉट। ये जो साई नॉट है, ये अगर आपको याद हो, हमने अभी प्रीवियसली बात की है कि ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा साई 1 और बीटा साई 2 का। हम इस वेव फंक्शन को, क्योंकि ये डीजनरेट है, हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, अल्फा साई 1 प्लस बीटा साई 2 दोनों ही तरफ आ जाएगा। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास साई 1 एच पी अल्फा साई 1 और साई 1 एच पी बीटा साई 2 बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास अल्फा साई 1 इंटू साई 1 इनर प्रोडक्ट और बीटा E1 साई 1 और साई 2 की इनर प्रोडक्ट आ जाती है। साई 1 और साई 2 क्योंकि सेम स्टेट्स नहीं है, दीज आर ऑर्थोगोनल, और ये आपस में जब मैच नहीं होंगी तो क्रॉनिकल डेल्टा आपको 0 दे देगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा। जबकि साई 1 और साई 1 आपके पास सेम स्टेट्स हैं, इनकी इनर प्रोडक्ट आपको 1 दे देगी। तो इस इक्वेशन को हम अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इस पूरी फॉर्म को लिखेंगे अल्फा, और साई 1 और साई 1 ये दोनों आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि एच पी जो हमारा पर्टर्बेशन वाला ऑपरेटर है, इट इज़ इन द स्टेट 1 1। और इसी तरीके से यहाँ पर एच पी जो पर्टर्बेशन वाला ऑपरेटर है, ये 1 2 स्टेट में है। मतलब फॉर दिस साई 1 वी विल अप्लाई 1 एंड फॉर दिस साई 2 वी विल अप्लाई 2, यानी हमारे पास एच पी 1 2 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई 1 वेव फंक्शन और साई 2 वेव फंक्शन के दरमियान में है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों साई 1 और साई 1 के दरमियान में है, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है इज इक्वल टू अल्फा E1। अब फाइनली हम यहाँ क्या करते हैं, इसी तरीके से अगर हम बीटा के लिए वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास हम पूरे सेटअप को, जैसे शुरू से हमने स्टार्ट किया और साई 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है ब्रा स्पेस के साथ, तो ऐसे ही हम इसको साई 2 नॉट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा या इक्वेशन आएगी, दैट विल बी अल्फा एच पी 2 1, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी ऑपरेटर बिटवीन द 2 एंड 1 वेव फंक्शन। सिमिलरली द एच पी हमारे पास यहाँ पर 2 और 2 स्टेट वेक्टर के दरमियान आएगा, और फिर हमारे पास बीटा E1 के बराबर ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 7 से आप देखें, आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, हमारे पास E1 माइनस एच पी 1 1 रह जाएगा, और अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एच पी 1 2 स्टेट विच इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑपरेटर बिटवीन 1 वेव फंक्शन एंड साई 2 वेव फंक्शन, और डिवाइडेड बाय दिस टर्म E1 माइनस एच पी। हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 8 में अल्फा की जगह पर लगा देते हैं, और जब हम इसकी जगह पर लगाते हैं तो हमारे पास सारी ही टर्म्स बीटा वाली आ गई हैं। हम इस बीटा E1 को भी इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस बीटा एच पी 2 2 माइनस बीटा E1 हो जाएगा, और फाइनली हम E1 एच पी 1 1 से सारी तरफ, दोनों तरफ इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 इस फॉर्म में आ जाएगी, एच पी 1 2 एच पी 2 1 बीटा प्लस बीटा एच पी 2 2 माइनस E1 और E1 माइनस एच पी 1 1 की फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी।
तो अब ये जो इक्वेशन है, अगर इस पे हम गौर करें तो ये हमारे पास एक सेकुलर इक्वेशन की फॉर्म ले सकती है, यानी हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लिखते हैं ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है और ये इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी, मतलब HP11 माइनस E1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद HP22 माइनस E1, जो ये आपको टर्म नजर आ रही है। और इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी टर्म कौन सी, HP12 इंटू HP21। क्योंकि इसके साथ माइनस साइन आना है, तो हम अगर इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस HP12 HP21 हमारे पास आएगा और वो बाद वाली टर्म्स बनेंगी, और इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू HP11 माइनस E1 की फॉर्म में ये चले जाएगी। तो आपके पास HP11 विच इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन बिटवीन द psi1 एंड psi1 ऑपरेट वेव फंक्शन माइनस E1, और उसके बाद HP12 आएगा, फिर 21 और ये 22 माइनस E1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें या इस डिटर्मिनेंट को देखें तो आपको लगता है कि ये टू फोल्ड डीजनरेसी है। टू फोल्ड डीजनरेसी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं, दो जो आपके पास वेव फंक्शन है उनकी सेम आइगन वैल्यू है। तो इस सेकुलर इक्वेशन को एन फोल्ड डीजनरेसी की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम ये फर्स्ट रो में HP11 माइनस E1 और HP12 लेते हैं, फिर HP13 लेते हैं, फिर 14 लेते हैं, और ऐसे चलते चलते 1n तक चले जाते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आएगा HP21 HP22 माइनस E1, फिर HP23 HP24 HP2n तक चले जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्दर आप करते हुए इस कॉलम के एंड पे देखें तो आपके पास HPN1 आएगा, जबकि फर्दर HP2 आएगा और सो ऑन। लास्ट जो टर्म आएगी वो HPNN माइनस E1 आएगा, यानी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास एनर्जी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू परटर्ब वाले की, उसमें से माइनस आप हर एक में से E1 को माइनस करेंगे, मतलब फर्स्ट जो एनर्जी स्टेट है उसको हर एक में से माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास इज इक्वल टू 0 एन फोल्ड डीजनरेट आपके पास बन जाती है एक डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट आपको बता रहा है कि आपके पास एन फोल्ड डीजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, और इस किस्म के किसी भी फंक्शन में जो डीजनरेट वैल्यू वाला है और उसमें अगर परटर्बेशन आ गई है तो आप उसको इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप एन डिस्टिंक्ट लेवल को सेपरेट कर सकते हैं, और इसकी जो सेपरेशन है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन के। जितनी परटर्बेशन ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ, उतने ही ये लेवल ज़्यादा होंगे, और जितनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी उतने लेवल्स कम है। मतलब जो एन की वैल्यू है वो स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन पे डिपेंड कर रही है कि अगर परटर्बेशन ज़्यादा है तो आप एन फोल्ड जाएंगे, ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, 4 5 6 सारी टर्म्स लेंगे, और अगर कम है तो आप पहले एक दो टर्म्स तक भी स्पेसिफाई इसको कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ नॉन डीजनरेट सॉरी डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। टू गेट द टाइम डिपेंडेंस बिहेवियर, यानी अगर हम अब टाइम डिपेंडेंस का बिहेवियर पता करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो कैसा होगा, उसके लिए हम इसमें जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो हमें फिर कुछ टाइम एवोल्यूशन को पहले स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं या मुख्तलिफ वेव फंक्शंस हैं उनमें टाइम एवोल्यूशन होती है। सबसे मेन जो इसकी इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पहले हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से टाइम एवोल्यूशन होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑपरेटर या और दूसरी चीज़ों की फॉर्म में किस तरीके से ये जो परटर्बेशन सॉरी टाइम एवोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इस टाइम एवोल्यूशन के बिहेवियर की बेस पर हम देखेंगे कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कैसी होगी। अभी तक जितनी हमने ये थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने ये देखा है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें ना तो हमारा ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट है और ना ही हमारा स्टेट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट है। अगर स्टेट वेक्टर या ऑपरेटर दोनों में से कोई एक या दोनों टाइम डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को हम देखेंगे, क्योंकि उस सूरत में जो हमारा वेव फंक्शन है और जो हमारा ऑपरेटर है बोथ इवॉल्व इन टाइम, टाइम के साथ वो अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो इस कंडीशन में फिर हमें किसी और तरीके से अपने सिस्टम को डील करना पड़ेगा।